27 जून 1976 को एयर फ्रांस की फ़्लाइट 139 हर बार की तरह इज़राइल के तेल अवीव से पेरिस जाने के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। तेल अवीव के बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट 139 में लगातार पैसेंजर्स को अपनी अपनी जगह पर बैठने की हिदायतें दी जा रही थीं। फ़्लाइट की कमान कैप्टन मिशेल बैकस के हाथ में थी। सभी पैसेंजर्स के बैठने के बाद फ़्लाइट अपने नियत समय पर टेक ऑफ कर जाती है। तेल अवीव से उड़ने वाली फ़्लाइट 139 को ग्रीस की राजधानी एथेंस से होते हुए पेरिस पहुंचना था। एथेंस में हर रोज़ लैंड करके प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाती थी और इस दौरान यहां से पेरिस जाने के लिए कुछ पैसेंजर्स इसी फ़्लाइट का इस्तेमाल करते थे। आज एथेंस से इस फ़्लाइट में 58 पैसेंजर्स का टिकट बुक्ड था। इन्हीं 58 में से 4 लोग ऐसे भी थे जिनके इरादे नेक नहीं थे और वे एक खौफनाक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लगभग 1.5 घंटे तक उड़ान भरने के बाद फ़्लाइट एथेंस में लैंड करती है। लैंड करते ही प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है, साथ ही कुछ नए पैसेंजर्स प्लेन में सवार होते हैं। रिफ्यूलिंग के वक्त फ़्लाइट में काफ़ी चहल पहल थी। कोई बातचीत का आनंद ले रहा था तो कोई नींद में मशगूल था। हर किसी को पेरिस पहुंचकर अपने परिवारजनों से मिलने की जल्दी थी, पर उन्हें कहाँ पता था कि यह खुशनुमा माहौल अब से कुछ ही पल बाद मातम में बदलने वाला है। जैसे ही प्लेन एथेंस से टेक ऑफ कर कुछ ऊंचाई पर पहुंचता है, अचानक से 4 हथियारबंद लोग उठ खड़े होते हैं। उनके हाथों में पिस्टल और हैंड ग्रेनेड्स थे। अचानक से प्लेन का माहौल खौफनाक रूप ले लेता है। बंदूक को देखकर सभी पैसेंजर्स के पसीने छूट जाते हैं। कुछ ही समय में चारों हाईजैकर्स पूरी फ्लाइट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जहां पैसेंजर्स का चीखना शुरू होता है, वहीं एक हाईजैकर तेजी से कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और पायलट पर बंदूक तानकर खुद को पायलट वाली सीट पर बैठा लेता है। 248 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ी ये फ्लाइट 139 हाईजैक हो चुकी थी। हाईजैकर्स में से 2 आतंकी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के थे और बाकी के 2 वेस्ट जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल (आरजी) के मेंबर थे, जिनमें से एक महिला भी थी। को-पायलट की जगह पर बैठा आतंकी अब पायलट से फ्लाइट को पेरिस के बजाय लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट ले जाने को कहता है। कई घंटों की लगातार उड़ान के बाद प्लेन को लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है और वहां पर रिफ्यूलिंग करवाई जाती है। जिस वक्त बेंगाजी एयरपोर्ट पर प्लेन को रिफ्यूल, उसी समय एक ब्रिटिश बॉर्न इजरायली महिला पेट्रिशिया मार्टेल ने मिसकैरेज का बहाना करते हुए हाईजैकर्स को यकीन दिला दिया कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पेट्रिशिया की यह चाल काम कर गई और हाईजैकर्स ने उन्हें बेंगाजी एयरपोर्ट पर ही रिलीज कर दिया। इस महिला के फ्री होते ही इस हाईजैकिंग की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। अब तक इजराइल को भी इस घटना की खबर लग चुकी थी। इस फ्लाइट में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली ही थे, इसलिए इजराइल में हंगामा मच गया। हर पल बीतने के साथ इजरायली गवर्नमेंट पर अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू करवाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इजराइल को पता था कि इतने सारे पैसेंजर्स को छुड़ाने के बदले हाईजैकर्स बड़ी डिमांड रखेंगे। इसलिए हाईजैकर्स की डिमांड से पहले ही इजराइल रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करने लगता है। बेंगाजी एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के बाद फ्लाइट एक बार फिर उड़ान भरती है। इन सबके बीच अब तक इस हाईजैकिंग के 24 घंटे बीत चुके थे। कॉकपिट में बैठा आतंकी अब पायलट को फ्लाइट युगांडा ले जाने को कहता है। गन पॉइंट पर होने के कारण पायलट मजबूर था, इसलिए फ्लाइट अब तेजी के साथ इजराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर युगांडा की ओर उड़ने लगती है। कुछ देर उड़ान भरने के बाद हाईजैकर्स पायलट को युगांडा के एंटेबी एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने का ऑर्डर देते हैं। हाईजैकर्स की यह बात सुनकर पायलट और क्रू हैरान थे कि कैसे कोई हाईजैक किया हुआ प्लेन इतनी आसानी से दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतारा जा सकता है। पर उन्हें कहाँ पता था कि हाईजैकर्स की पहले से ही युगांडा प्रेसिडेंट ईदी अमीन से बातचीत हो चुकी है। आखिरकार
28 जून की रात करीब 3 बजे फ्लाइट 139 युगांडा के एंटेबी एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एंटेबी एयरपोर्ट पर लैंड करते ही युगांडा आर्मी इस प्लेन को चारों ओर से घेर लेती है। प्लेन के लैंड करते ही पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि युगांडा आर्मी उन्हें रेस्क्यू करने आई है, पर उनकी यह खुशी चंद मिनटों के अंदर ही गायब हो जाती है जब वे देखते हैं कि युगांडा आर्मी उन्हें रिहा कराने नहीं बल्कि हाईजैकर्स को सपोर्ट करने आई है। आर्मी के लोग हाईजैकर्स को पकड़ने की जगह उनकी आवभगत में लग जाते हैं। अब तक पैसेंजर्स और क्रू समझ चुके थे कि उनके इंतजार की घड़ियां लंबी होने वाली हैं। इनमें से किसी को पता नहीं था कि किसकी जान बच पाएगी और किसकी नहीं। सभी के होश तब और उड़ गए जब उन्होंने देखा कि 5 और आतंकियों ने हाईजैकर्स को ज्वाइन कर लिया है, जिससे अब हाईजैकर्स की संख्या 9 हो चुकी थी और अब वे पहले से भी ज्यादा घातक हो चुके थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब ईदी अमीन भी हाईजैकर्स से मिलने एंटेबी एयरपोर्ट चला आता है। एयरपोर्ट पर आते ही वह अपनी आर्मी को इन हाईजैकर्स की सिक्योरिटी देने का इंस्ट्रक्शन देने लगता है ताकि इजराइल युगांडा में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन न कर पाए। वैसे भी 4000 किलोमीटर दूर किसी भी देश के लिए अपनी सेना को भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफी मुश्किल था, वह भी तब जब खुद युगांडा आर्मी द्वारा हाईजैकर्स को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। हाईजैकर्स से मिलने के बाद ईदी अमीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस निकल जाता है। इस दौरान इजराइल को भी प्लेन के युगांडा में होने के बारे में पता चल चुका था और इजराइल ईदी अमीन की हर एक्टिविटी पर नजर गड़ाए बैठा था। इजराइल को भनक लग चुकी थी कि ईदी अमीन भी हाईजैकर्स की हेल्प कर रहा है। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि हाईजैकर्स ने इजरायली प्लेन को ही क्यों हाईजैक किया और ईदी अमीन ने हाईजैकर्स की मदद क्यों की। दरअसल इस प्लेन को हाईजैक करने वाले 2 आतंकी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के थे और बाकी के 2 आतंकी रेवोल्यूशनरी सेल आरजी के सदस्य थे। वे 53 कैदियों की रिहाई चाहते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा 40 कैदी इजराइल की जेलों में बंद थे। वहीं दूसरी तरफ कभी इजराइल और ईदी अमीन में काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। जब ईदी अमीन युगांडा की सेना में मेजर जनरल हुआ करता था, तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उसे पैराट्रूपिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी थी। यह दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि आगे चलकर जब ईदी अमीन ने युगांडा में तख्ता पलट किया, तब भी इजराइल ने अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भेजकर उसे भरपूर सहयोग दिया था। तख्ता पलट के बाद दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते भी काफी बेहतर हो गए थे और कई इजरायली युगांडा में बिजनेस करने के लिए भी गए। इसके बाद ईदी अमीन ने अपने पड़ोसी देश तंजानिया से युद्ध छेड़ा और इजराइल से हथियारों की मदद मांगी, पर इस बार इजराइल ने ईदी अमीन को मदद देने से इनकार कर दिया। इस बात से ईदी अमीन गुस्से से भर गया और अपने देश में रह रहे इजरायली लोगों को युगांडा से निकल जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसने लिबिया के शासक गद्दाफी से अपनी नजदीकियां बढ़ाई और बदले में गद्दाफी ने उसे खूब हथियार दिए। लिबिया का शासक गद्दाफी इजराइल का दुश्मन था और इस दुश्मनी में ईदी अमीन ने गद्दाफी को साथ देने का वादा किया। 1967 आते आते ईदी अमीन इजराइल का कट्टर दुश्मन बन चुका था और इजराइल से बदला लेने के लिए सही मौके की तलाश में था। इसलिए जैसे ही उसे इस प्लेन हाईजैकिंग का पता लगा, उसने पूरे मन से आतंकियों को मदद करने की पेशकश की। इसीलिए पहले इस प्लेन को लिबिया और फिर युगांडा ले जाया गया। युगांडा में हाईजैकर्स ने सभी पैसेंजर्स को 2 ग्रुप में बांटकर एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। इनमें से एक ग्रुप इजरायली सिटीजन्स का था, जिन्हें एक अलग कमरे में रखा गया था, और वहीं दूसरा ग्रुप अन्य देशों के नागरिकों का था, जिन्हें किसी दूसरे कमरे में रखा गया था। सिचुएशन पूरी तरह हाईजैकर्स के कंट्रोल में थी और वे युगांडा में पूरी तरह से सेफ थे। घटना के करीब 2 दिन बाद
हाईजैकर्स पहली बार इजराइल के सामने अपनी डिमांड रखते हैं। हाईजैकर्स की तरफ से इजराइल, केन्या, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जेलों में बंद 53 कैदियों को 1 जुलाई तक रिहा करने और $5 मिलियन की फिरौती देने की मांग की जाती है। ऐसा ना करने पर हॉस्टेजेस को मारने की खुली धमकी भी दी जाती है। इन कैदियों में से 40 कैदी इजराइल की जेलों में बंद थे, वहीं 13 कैदी केन्या, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जेलों में कैद थे। हाईजैकर्स की डिमांड्स पर गौर करने से पहले इजराइल डिप्लोमेटिक तरीकों से सभी हॉस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश करता है। सबसे पहले एक रिटायर्ड IDF ऑफिसर बरूच बुर्का बारलेव को इस काम पर लगाया जाता है। उनका युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन के साथ कई सालों से काफी अच्छा रिश्ता था, लेकिन अपने ही घमंड में चूर ईदी अमीन उनकी कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद इजरायली कैबिनेट अमेरिका से रिक्वेस्ट करती है कि वह इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात, PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अराफात और हानी अल हसन को अपना स्पेशल एनवॉय बनाकर हाईजैकर्स और ईदी अमीन से मिलने युगांडा भेजे। लेकिन अपने मंसूबे को पूरा करने की जिद लिए बैठे हाईजैकर्स हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 हर बार की तरह इजराइल के तेल अवीव से पेरिस जाने के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। तेल अवीव के बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट 139 में लगातार पैसेंजर्स को अपनी अपनी जगह पर बैठने की हिदायतें दी जा रही थीं। फ्लाइट की कमान कैप्टन मिशेल बैकस के हाथ में थी। सभी पैसेंजर्स के बैठने के बाद फ्लाइट अपने नियत समय पर टेक ऑफ कर जाती है। तेल अवीव से उड़ने वाली फ्लाइट 139 को ग्रीस की राजधानी एथेंस से होते हुए पेरिस पहुंचना था। एथेंस में हर रोज लैंड करके प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाती और इस दौरान यहां से पेरिस जाने के लिए कुछ पैसेंजर्स इसी फ्लाइट का इस्तेमाल करते। आज एथेंस से इस फ्लाइट में 58 पैसेंजर्स का टिकट बुक था। इन्हीं 58 में से 4 लोग ऐसे भी थे जिनके इरादे नेक नहीं थे और वे एक खौफनाक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लगभग 1.5 घंटे तक उड़ान भरने के बाद फ्लाइट एथेंस में लैंड करती है। लैंड करते ही प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है, साथ ही कुछ नए पैसेंजर्स प्लेन में सवार होते हैं। रिफ्यूलिंग के वक्त फ्लाइट में काफी चहल पहल थी। कोई बातचीत का आनंद ले रहा था तो कोई नींद में मशगूल था। हर किसी को पेरिस पहुंचकर अपने परिवारजनों से मिलने की जल्दी थी, पर उन्हें कहाँ पता था कि यह खुशनुमा माहौल अब से कुछ ही पल बाद मातम में बदलने वाला है। जैसे ही प्लेन एथेंस से टेक ऑफ कर कुछ ऊंचाई पर पहुंचता है, अचानक से 4 हथियारबंद लोग उठ खड़े होते हैं। उनके हाथों में पिस्टल और हैंड ग्रेनेड थे। अचानक से प्लेन का माहौल खौफनाक रूप ले लेता है। बंदूकें देखकर सभी पैसेंजर्स के पसीने छूट जाते हैं। कुछ ही समय में चारों हाईजैकर्स पूरी फ्लाइट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जहां पैसेंजर्स का चीखना शुरू होता है, वहीं एक हाईजैकर तेजी से कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और पायलट पर बंदूक तानकर खुद को पायलट वाली सीट पर बैठा लेता है। 248 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ी फ्लाइट 139 हाईजैक हो चुकी थी। हाईजैकर्स में से 2 आतंकी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के थे और बाकी के 2 वेस्ट जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल RG के मेंबर थे, जिनमें से एक महिला भी थी। कोपायलट की जगह पर बैठा आतंकी अब पायलट से फ्लाइट को पेरिस के बजाय लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट ले जाने को कहता है। कई घंटों की लगातार उड़ान के बाद प्लेन को लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है और वहां पर रिफ्यूलिंग करवाई जाती है। जिस वक्त बेंगाजी एयरपोर्ट पर प्लेन को रिफ्यूल किया जा रहा था, उसी समय एक ब्रिटिश बर्न इजरायली महिला पेट्रिशिया मार्टेल ने मिसकैरेज का बहाना करते हुए हाईजैकर्स को यकीन दिला दिया कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पेट्रिशिया की यह चाल काम कर गई और हाईजैकर्स ने उसे बेंगाजी एयरपोर्ट पर ही रिलीज कर दिया।
इस महिला के फ्री होते ही इस हाईजैकिंग की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। अब तक इजराइल को भी इस घटना की खबर लग चुकी थी। इस फ्लाइट में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली ही थे, इसलिए इजराइल में हंगामा मच गया। हर पल बीतने के साथ इजरायली गवर्नमेंट पर अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू करवाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इजराइल को पता था कि इतने सारे पैसेंजर्स को छुड़ाने के बदले हाईजैकर्स बड़ी डिमांड रखेंगे, इसलिए हाईजैकर्स की डिमांड के पहले ही इजराइल रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करने लगता है। बेंगाजी एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के बाद फ्लाइट एक बार फिर उड़ान भरती है। इन सबके बीच अब तक इस हाईजैकिंग के 24 घंटे बीत चुके थे। कॉकपिट में बैठा आतंकी अब पायलट को फ्लाइट युगांडा ले जाने को कहता है। गन पॉइंट पर होने के कारण पायलट मजबूर था, इसलिए फ्लाइट अब तेजी के साथ इजराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर युगांडा की ओर उड़ने लगती है। कुछ देर उड़ान भरने के बाद हाईजैकर्स पायलट को युगांडा के एंटबे एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने का आदेश देते हैं। हाईजैकर्स की यह बात सुनकर पायलट और क्रू हैरान थे कि कैसे कोई हाईजैक किया हुआ प्लेन इतनी आसानी से दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतारा जा सकता है। पर उन्हें कहाँ पता था कि हाईजैकर्स की पहले से ही युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन से बातचीत हो चुकी है। आखिरकार 28 जून की रात करीब 3 बजे फ्लाइट 139 युगांडा के एंटबे एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही युगांडा आर्मी इस प्लेन को चारों ओर से घेर लेती है। प्लेन के लैंड करते ही पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि युगांडा आर्मी उन्हें रेस्क्यू करने आई है, पर उनकी यह खुशी चंद मिनटों के अंदर ही गायब हो जाती है जब वे देखते हैं कि युगांडा आर्मी उन्हें रिहा कराने नहीं बल्कि हाईजैकर्स को सपोर्ट करने आई है। किया जा रहा था। उसी समय एक ब्रिटिश बर्न इजरायली महिला पेट्रिशिया मार्टेल ने मिसकैरेज का बहाना करते हुए हाईजैकर्स को यकीन दिला दिया कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पेट्रिशिया की यह चाल काम कर गई और हाईजैकर्स ने उन्हें बेंगाजी एयरपोर्ट पर ही रिहा कर दिया। इस महिला के फ्री होते ही इस हाईजैकिंग की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। अब तक इजराइल को भी इस घटना की खबर लग चुकी थी। इस फ्लाइट में ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली ही थे, इसलिए इजराइल में हंगामा मच गया। हर पल बीतने के साथ इजरायली गवर्नमेंट पर अपने नागरिकों को रेस्क्यू करवाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। इजराइल को पता था कि इतने सारे पैसेंजर्स को छुड़ाने के बदले हाईजैकर्स बड़ी डिमांड रखेंगे, इसलिए हाईजैकर्स की डिमांड के पहले ही इजराइल रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करने लगा। बेंगाजी एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के बाद फ्लाइट एक बार फिर उड़ान भरती है। इस हाईजैकिंग को अब तक 24 घंटे बीत चुके थे। कॉकपिट में बैठा आतंकी अब पायलट को फ्लाइट युगांडा ले जाने को कहता है। गन पॉइंट पर होने के कारण पायलट मजबूर था, इसलिए फ्लाइट अब तेजी के साथ इजराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर युगांडा की ओर उड़ने लगती है। कुछ देर उड़ान भरने के बाद हाईजैकर्स पायलट को युगांडा के एंटबे एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने का आदेश देते हैं। हाईजैकर्स की यह बात सुनकर पायलट और क्रू हैरान थे कि कैसे कोई हाईजैक किया हुआ प्लेन इतनी आसानी से दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतारा जा सकता है। पर उन्हें कहाँ पता था कि हाईजैकर्स की पहले से ही युगांडा के हाईजैकिंग और ईदी अमीन की भूमिका। 28 जून की रात के करीब 3 बजे फ्लाइट 139 युगांडा के एंटबे एयरपोर्ट पर लैंड करती है। लैंड करते ही युगांडा आर्मी इस प्लेन को चारों ओर से घेर लेती है। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स राहत की सांस लेते हैं कि शायद युगांडा आर्मी उन्हें बचाने आई है, लेकिन जल्द ही उनकी यह खुशी निराशा में बदल जाती है जब वे देखते हैं कि युगांडा आर्मी हाईजैकर्स को पकड़ने की जगह उनका समर्थन कर रही है। अब तक पैसेंजर्स और क्रू समझ चुके थे कि उनका इंतजार लंबा होने वाला है। इसी बीच 5 और आतंकियों ने हाईजैकर्स को ज्वाइन कर लिया, जिससे उनकी संख्या 9 हो चुकी थी। ईदी अमीन खुद एयरपोर्ट पर पहुंचता है और अपनी आर्मी को हाईजैकर्स की सुरक्षा देने का निर्देश देता है,
ताकि इजराइल कोई रेस्क्यू ऑपरेशन न कर सके। इजराइल की रणनीति। इजराइल को अब यह समझ आ चुका था कि ईदी अमीन हाईजैकर्स की मदद कर रहा है। हाईजैकर्स की डिमांड में 53 कैदियों की रिहाई और $5 मिलियन फिरौती की मांग थी। इजराइल ने पहले डिप्लोमेटिक तरीकों से अपने नागरिकों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंततः इजरायली कैबिनेट ने 1 जुलाई को हाईजैकर्स को एक नेगोशिएशन ऑफर भेजा। इसमें लिखा गया कि इजराइल उनकी डिमांड मानने को तैयार है, लेकिन दूसरे देशों के कैदियों की रिहाई के लिए समय चाहिए। हाईजैकर्स को लगा कि इजराइल हार मान चुका है, इसलिए उन्होंने 4 जुलाई तक का वक्त दे दिया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की योजना। इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन ने मोसाद और डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑपरेशन की तैयारी के आदेश दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 3 संभावनाओं पर विचार किया गया। 1, लेक विक्टोरिया के रास्ते रेस्क्यू, लेकिन इसमें नाइल मगरमच्छों के हमले का खतरा था। 2, केन्या के रास्ते बाय रोड ऑपरेशन, यह भी असंभव लग रहा था। 3, एयरक्राफ्ट के जरिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट, यह सबसे उपयुक्त रणनीति थी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स के एलीट कमांडोज यूनिट सायरेट मटकल को चुना गया, जिसे लीड कर रहे थे कर्नल योनातन नेतन्याहू। केन्या ने ऑपरेशन में सहयोग देते हुए अपने नैरोबी एयरपोर्ट पर इजरायली एयरफोर्स को लैंड करने की परमिशन दे दी। ऑपरेशन की शुरुआत। 3 जुलाई की रात ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम देने का फैसला लिया गया। 4 C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए रवाना हुए। पहले 3 एयरक्राफ्ट्स में करीब 200 कमांडोज और पैराट्रूपर्स थे, जबकि चौथा जहाज खाली भेजा गया था ताकि ऑपरेशन के बाद बंधकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। इस ऑपरेशन को इतिहास में सबसे सफल रेस्क्यू मिशनों में से एक माना जाता है। जैसे ही युगांडा आर्मी अलर्ट हुई, ऑपरेशन थंडरबोल्ट के लिए तैनात इजरायली कमांडोज ने तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। स्थिति अब हाईस्टेक बन चुकी थी। इजरायली कमांडोज तेजी से एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग की ओर बढ़े, जहां हाईजैकर्स ने इजरायली यात्रियों को बंधक बनाकर रखा था। पूरे एयरपोर्ट पर तनाव फैल चुका था, पर इजरायली फोर्सेज के पास समय की कमी थी। उन्हें जल्दी ही हाईजैकर्स को खत्म कर यात्रियों को सुरक्षित निकालना था। जैसे ही इजरायली फोर्सेज बिल्डिंग के पास पहुंची, उन्होंने पहले ही वार में हाईजैकर्स को चौंका दिया। इजरायली कमांडोज की सटीक गोलीबारी से कुछ ही मिनटों में 4 हाईजैकर्स मारे गए और बाकी घबराकर अलग अलग जगहों पर छिप गए। इसी दौरान कमांडोज ने सभी बंधकों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें फर्श पर लेटने के लिए कहा। अचानक एक हाईजैकर ने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही इजरायली स्नाइपर ने उसे मार गिराया। ऑपरेशन अपने चरम पर था और इजरायली कमांडोज पूरी तरह से नियंत्रित स्थिति में थे। इसके बाद इजरायली टीम ने तेजी से सभी बंधकों को बाहर निकालना शुरू किया। ऑपरेशन के इस हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी कि किसी भी बंधक को नुकसान न पहुंचे। एक एक करके यात्रियों को पहले एयरक्राफ्ट तक पहुंचाया गया, जबकि दूसरी टीम युगांडा आर्मी के संभावित हमले से सुरक्षा प्रदान कर रही थी। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली कमांडर योनातन नेतन्याहू दुश्मन की गोलीबारी में घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वे इस मिशन में एकमात्र इजरायली सैनिक थे जो शहीद हुए। जैसे ही आखिरी बंधक को सुरक्षित निकाला गया, इजरायली एयरक्राफ्ट ने तुरंत टेक किया। पूरी मिशन केवल 90 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। इस ऑपरेशन में कुल 102 बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 यात्रियों की जान चली गई। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन ने इजराइल की सैन्य ताकत और रणनीतिक कुशलता को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। इसे अब तक के सबसे साहसी और जटिल मिलिट्री ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि इजराइल किसी भी स्थिति में अपने नागरिकों को बचाने के लिए कितनी दूर जा सकता है। अब इजरायली कमांडोज को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहले की स्ट्रेटेजी के मुताबिक
चुपके से ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में घुसकर अपने सिटीजन्स को हाईजैकर्स के चंगुल से छुड़ाना था, पर अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए युगांडा आर्मी से भी भिड़ना था। इसी बीच बाकी के कमांडोज और पैराट्रूपर्स से भरे 2 इजरायली एयरक्राफ्ट्स एटीबी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और तेजी के साथ सभी अपनी अपनी पोजीशंस लेते हुए आगे जा चुके कमांडोज को बैकअप देते हैं। रनवे और हाईजैकर्स की सिक्योरिटी में तैनात युगांडा आर्मी पर जोरदार फायरिंग शुरू कर देते हैं। उधर लैंड रोवर और सभी कमांडो ओल्ड टर्मिनल की बिल्डिंग में हॉस्टेज को रिहा कराने पहुंच जाते हैं। इस दौरान तीनों एयरक्राफ्ट के इंजन को चालू रखा जाता है ताकि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, फौरन वहां से टेक ऑफ किया जा सके। पहले से ही पोजीशन लिए इजरायली स्नाइपर्स युगांडा आर्मी पर काल बनकर टूटते हैं। इजरायली कमांडोज ने रनवे पर पोजीशन लेते ही वहां की सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया और जैसे ही युगांडा आर्मी की तरफ से कोई हलचल दिखती, उन्हें तुरंत मार गिराया जाता। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पर तैनात सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को इजरायली कमांडोज ने मार गिराया। इस गोलीबारी और आमने सामने की लड़ाई में अब भी सभी इजरायली कमांडो सेफ थे। उधर ओल्ड टर्मिनल पहुंच चुके कमांडोज ने उन 4 आतंकियों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिन्होंने बंदूक की नोक पर 106 इजरायली लोगों को बंधक बना रखा था। इजराइल के इन जाबांज कमांडोज के आगे आतंकी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और चंद मिनटों में ही ढेर हो जाते हैं। इजरायली कमांडोज के पास इस पूरी बिल्डिंग का मैप था और वे बेहतर प्लानिंग से आए थे। इसलिए यहां भी इजरायली कमांडोज की तरफ से एक भी कैजुअल्टी सामने नहीं आती। लेकिन क्रॉस फायरिंग के दौरान कुछ इजरायली पैसेंजर्स को गोली लग जाती है, जिससे 3 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। सभी आतंकियों को मार गिराने के बाद इजरायली कमांडोज हॉस्टेज को रनवे की तरफ 4th एयरक्राफ्ट में ले जाते हैं। अब एटीबी एयरपोर्ट के सभी इलाकों पर इजरायली कमांडोज का कब्जा था। सब कुछ कंट्रोल में लेने के बाद सभी पैसेंजर्स को 4थे एयरक्राफ्ट पर बैठाया जाने लगता है। इस दौरान घायल हॉस्टेज को एयरक्राफ्ट में बिठाने का काम फील्ड इंचार्ज योनातन नेतन्याहू ने संभाला हुआ था। वह बारी बारी से सभी को सुरक्षित तरीके से प्लेन में बिठा रहे थे। उसी वक्त कुछ कमांडोज की नजर एटीबी एयरपोर्ट पर स्टेशन्ड युगांडा के 11 मिग-17 और मिग-21 एयरक्राफ्ट्स पर पड़ती है। इजरायली कमांडोज ने फौरन उन सभी जहाज़ों को हैंड ग्रेनेड और बॉम्ब्स के जरिए तबाह कर दिया ताकि युगांडा एयरफोर्स उनका पीछा न कर सके। अब तक सभी पैसेंजर्स 4थे एयरक्राफ्ट में सवार हो चुके थे और फील्ड इंचार्ज योनातन नेतन्याहू ने अपने सभी कमांडोज को भी ग्राउंड छोड़ने का ऑर्डर दे दिया था। ग्राउंड पर अकेले खड़े योनातन नेतन्याहू एश्योर करते हैं कि सभी इजरायली पैसेंजर्स, कमांडोज और ऑफिसर्स सेफली एयरक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं। सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद योनातन नेतन्याहू भी प्लेन में सवार होने ही वाले होते हैं कि अचानक युगांडा आर्मी के कुछ सिपाही वहां पहुंचते हैं और उन पर अंधाधुंध गोली चला देते हैं। इस गोलीबारी में 2 गोलियां योनातन नेतन्याहू को लगती हैं और वह शहीद हो जाते हैं। आगे चलकर इजरायली सरकार उनकी बहादुरी के लिए इस ऑपरेशन का नाम बदलकर ऑपरेशन योनातन कर देती है। इस घटना के 20 साल बाद 1996 में योनातन नेतन्याहू का छोटा भाई इजराइल का प्रधानमंत्री बनता है, जिन्हें हम बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से जानते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में केवल एक इजरायली कमांडर की जान गई थी, वहीं दूसरी ओर 7 हाईजैकर्स और 45 युगांडा आर्मी सैनिक मारे गए। दोनों तरफ से चली भयंकर गोलीबारी और बम धमाकों के कारण इस ऑपरेशन के दौरान 3 हॉस्टेज की भी मौत हो गई, जबकि 10 हॉस्टेज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 90 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में इजराइल अपने 102 सिटीजन्स को हाईजैकर्स के चंगुल से छुड़वाने में सफल रहता है। कई दिनों तक बंधक बने रहने के कारण इजराइल की एक महिला, डोरा ब्लॉक, की तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें युगांडा के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। ऑपरेशन के दौरान
इजरायली कमांडोज को डोरा ब्लॉक के हॉस्पिटल में होने की जानकारी नहीं थी, जिस कारण उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा सका। इजराइल के इस ऑपरेशन में भारी शिकस्त खाने के बाद युगांडा अथॉरिटी अपना बदला लेने के लिए हॉस्पिटल जाकर डोरा ब्लॉक की बेरहमी से हत्या कर देती है। इस ऑपरेशन के बाद जैसे ही ईदी अमीन को मालूम चलता है कि उसकी अनुपस्थिति में इजराइल उसके देश में घुसकर अपने सभी बंधकों को छुड़ा ले गया, तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उस समय ईदी अमीन की क्रूरता के किस्से काफी मशहूर थे। कहा जाता है कि वह एक समय पर इंसानी मांस भी खाने लगा था। इस ऑपरेशन में केन्या ने इजराइल की मदद की थी। यह जानकारी मिलते ही ईदी अमीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी मिलिट्री को युगांडा में रह रहे सभी केन्याई नागरिकों को मारने का आदेश दे देता है। इससे युगांडा में 245 केन्याई लोगों को तड़पा कर मार दिया जाता है, जबकि 3000 से अधिक केन्याई नागरिकों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। यह सब ईदी अमीन की हताशा का परिणाम था। उसे इजराइल का इस तरह उसके देश में आकर उसके सिपाहियों को मारकर अपने लोगों को छुड़ा ले जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं पूरी दुनिया में इजराइल के इस डेयरिंग ऑपरेशन के बाद जबरदस्त तारीफ हो रही थी।